नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव विविधता एवं संरक्षण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। जैव विविधता संरक्षण, इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे संकुचित, संकीर्णतः उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी व नैतिक। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है, जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ हैं, जैसे खाद्य, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे कि टैनिन, स्नेहक, रंजक, रेजिन, इत्र आदि तथा औषधीय उत्पाद। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों की बनाई जाती है। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकता है। यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण किया जाए, व्यापारिक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। आपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। परागण, जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते, पारितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागण कार्यों जैसे मधुमक्खियां, गूंज मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है। हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। वनों में घूमते समय, वसंत ऋतु में पूरे खिले हुए फूलों को निहारते समय या प्रातः बुलबुल की गीतों का आनंद लेते हुए। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह और उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य होता है, भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य ना हो। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें? जब हम संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं, तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर में संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाती है। एक बाग को संरक्षित करने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित करना होता है। इसे स्वस्थानी यानी इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब स्थिति को हम बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध है, उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं, उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर में इस समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट में वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक है और उच्च स्थानिकता यानी एंडेमिज्म होता है। जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति में के क्षेत्र भी है। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका,
इंडो बर्मा व हिमालय हैं, जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है तथा इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा विलोपन का दर 30% तक कम किया जा सकता है। भारत में पारिस्थितिकतः आदित्य और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, जीव मंडल आरक्षितियों के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 वन्य जीव अभयारण्य हैं। भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत से संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय के खासी या जयंतीय पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत से दुर्लभ व संकटोपन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है। बाह्य स्थाने यानी XC2 संरक्षण। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अलग से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पतीय उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यह उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित है। आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित व जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों के पात्रे निषेचित किया जा सकता है और पादपों के उत्तकीय संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन यानी प्रोपगेशन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवांशिक प्रभेदों यानी स्ट्रेन के बीज लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं। जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों के सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, उनसे मिलने वाले लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहे। इस क्रम में सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। इस वीडियो में हमने सीखा जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।